और आज की बड़ी खबर, बड़ी सियासी खबर जिस पर इंडिया न्यूज लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहा है, और वो खबर ये है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। पूर्वोत्तर में भी मोदी का मैजिक चल गया है। बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट की 25 साल पुरानी सरकार से सत्ता छीन ली है। त्रिपुरा में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी गठबंधन 30 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है और आंकड़ा आप देखिए 43 तक पहुंच गया है, जिसमें बीजेपी खुद अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत त्रिपुरा में पा रही है। सीपीएम 16 पर सिमट कर रह गई है। जो पार्टी पिछली दफा 49 सीटें जीत गई थी 60 में से, वो इस बार सिर्फ 16 सीट पर सिमट कर रह गई है। मेघालय में हालांकि आंकड़ा जो है वो हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस वहां सत्ता में थी, अभी फिलहाल वो 21 सीट पर अटकी हुई है। बीजेपी के खाते में भले 2 सीट हो, लेकिन वो एनपीपी जो 19 सीट पे आपको दिख रही है उसके साथ जा सकती है, यानी दोनों को मिला दीजिए तो 21 सीट है। यूडीपी के खाते में 5 से 6 सीटें आ रही हैं, वो भी बीजेपी के साथ जा सकती है। तो बीजेपी अगर एनपीपी और यूडीपी के साथ चली जाए तो 26-27 सीटें उसके पास नजर आ रही हैं, और ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए 30 का, उससे वो महज 2 से 3 सीट पीछे रह जाती है, और अन्य में कई निर्दलीय हैं जहां से उसे समर्थन मिल सकता है। नागालैंड में भी बीजेपी के लिए अहम खबर है कि वो सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी गठबंधन को वहां 31 सीटें मिली हैं, जो कि स्पष्ट बहुमत है सरकार बनाने के लिए। 31 का ही आंकड़ा चाहिए था और बीजेपी ने वो हासिल कर लिया है, और इसीलिए आप देखिए अमित शाह पूरे जोश में हैं। और अमित शाह से थोड़ी देर पहले बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है, जो विकास के लिए काम हो रहे हैं उसकी जीत है, और कार्यकर्ताओं की जीत है। एक जमाना था जब माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, मगर आज महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, बहुत सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। और कर्नाटक के लिए हम बहुत बड़े विजय के लिए तैयारी के साथ कर्नाटक के चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। एक हम पर ताना विशेषकर आप सभी लोग, मीडिया के लोग लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। लद्दाख में भी हमारा सांसद है, केरल में भी हमारा सांसद है, कोहिमा में भी हमारा राज है, और अब कच्छ में भी हमारा राज है। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा अखिल भारतीय स्वरूप आज दुनिया के सामने आया है। तो हम सीधे रुख कर सकते हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, जो हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं, इस पर बीजेपी का अपना जो थिंक टैंक है, क्या वो उम्मीद कर रहा था कि इस तरीके के नतीजे आएंगे, और क्या नागालैंड और त्रिपुरा के अलावा मेघालय में भी बीजेपी सरकार बनाती दिखेगी? अध्यक्ष, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से परिणाम आए हैं, अगर बात किया जाए मेघालय को छोड़कर, मेघालय में भी जो गठबंधन है वो अच्छी खासी सीट लाई है, तो वे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, और उन्हें साफ किया कि उनकी जो आशा के अनुरूप जो है परिणाम आए हैं। और रही बात मेघालय में भी, तो मेघालय में भी कांग्रेस के विपरीत जो है वहां पर लोगों ने वोट किया है, तो ऐसी स्थिति में वहां भी सरकार बीजेपी की बनेगी। उन्होंने न केवल आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति की घोषणा की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कर्नाटक में भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जो स्वर्णिम काल तभी आएगा जब उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, और उन्हें उम्मीद है कि वो सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी का जो थिंक टैंक था वो उनके कई सदस्यों में से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, उनका अनुमान था, और आशा के अनुरूप ही परिणाम आए हैं। मैं चाहूंगा आपको थोड़ा सा रोक के तस्वीरें बयां करूं। देखिए, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली सब वहां मौजूद है, और उनके चेहरे पर जो आप खुशी देख रहे हैं, इस खुशी की बड़ी वजह यह है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का एक राज्य में अपने बलबूते पर स्पष्ट बहुमत हासिल करना, त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और नरेंद्र मोदी इसे विचारधारा की जीत बता रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट के गढ़ में घुसकर
25 साल से वहां सरकार थी सीपीएम की, 20 साल से माणिक सरकार वहां सत्ता में काबिज थे, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी और ईमानदारी की रही है। बावजूद उसके बीजेपी वहां पर जो पिछली बार एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई थी, वही बीजेपी इस बार वहां पर कांग्रेस को पछाड़ती है, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता और बीजेपी शून्य से शिखर यानी 43 सीट हासिल करती है बीजेपी गठबंधन, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। और सिर्फ त्रिपुरा के लिहाज से नहीं, आप ये देखिए कि अब इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ये इस बात का यकीन बढ़ता है कि वो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को टक्कर दे सकती है, वो केरल में भी लेफ्ट को टक्कर दे सकती है, और ये आत्मविश्वास अगर कार्यकर्ताओं में बढ़ता है तो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम हो सकता है। संजय हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। संजय, बीजेपी नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कान है वो तो अपने आप में सब कुछ बयां कर दे रही है। नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और वहां का माहौल कैसा है? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बीजेपी मुख्यालय इस समय पूरी तरीके से जोश में है, जश्न में डूबा हुआ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने मेंबर हैं बीजेपी के, तकरीबन सभी पहुंच चुके हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर इंतजार हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, मोदी मोदी के नारों से सारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संजय, मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये तस्वीरें आ रही हैं उस काफिले की, प्रधानमंत्री का काफिला बीजेपी मुख्यालय पहुंचता हुआ, और अमित शाह को आप देखिए, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद इस वक्त गेट पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। मोदी मैजिक जो पूरब में चला है उसके बारे में खुद अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। तो प्रधानमंत्री का कारवां वहां पहुंच गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं और अमित शाह खुद मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। पार्टी के दूसरे तमाम बड़े नेता सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली सभी मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं और अमित शाह फूलों का गुलदस्ता लिए वहां इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कि वो खुद प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक जीत के बाद स्वागत करें और मंच तक लेकर जाएं, जहां प्रधानमंत्री दूसरे तमाम नेताओं के साथ मिलकर उन्हें बधाई भी देंगे और जो कार्यकर्ता है उन्हें संबोधित भी करेंगे। और बीजेपी के इस नए मुख्यालय में पार्टी के लिए एक तरीके से कहिए ये पहली जीत की खबर आई है, तो पार्टी के लिए ये नया मुख्यालय भी एक तरीके से लकी साबित हुआ है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जानकारी हमारे पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जब वो 28 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने तभी कह दिया था कि त्रिपुरा में हमें जीत मिलेगी और आप इसको यूपी से भी बड़े जश्न के तौर पर मनाइएगा, क्योंकि यूपी में पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती थी, उसकी उम्मीद तो थी, लेकिन त्रिपुरा में लेफ्ट के गढ़ में घुसकर उनकी विचारधारा को मात देना ये बीजेपी के लिए बड़ी और अहम जीत है। नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें अमित शाह उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस ऐतिहासिक जीत के बाद फूलों का गुलदस्ता देते हुए, और उसके बाद पीएम जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये हर एक कार्यकर्ता की जीत है, पार्टी ने जो मेहनत की उसकी जीत है। योगी आदित्यनाथ को स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया गया त्रिपुरा में, जहां नाथ समुदाय के बड़ी संख्या में वोटर मौजूद हैं और ये स्ट्रैटेजी काम की है, ये भी नजर आता है। नागालैंड में स्ट्रैटेजी थी कि बीजेपी को पता था ईसाई वोट बैंक वहां बहुत बड़ी संख्या में है, बीजेपी खुद अपने बूते वहां पर सरकार शायद न बना पाए और ऐन वक्त पर एनपीएफ का साथ छोड़कर वो एनडीपीपी के साथ गई, जो नेफ्यू रियो की नई पार्टी बनी थी। रिस्क था कि हो सकता है कि नई पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म न करे, लेकिन बीजेपी ने इस रिस्क को लिया और उसका नतीजा यह है कि नागालैंड में भी बीजेपी सरकार बना रही है और पूरी तरीके से माना जाना चाहिए, उम्मीद इसी बात की है कि नेफ्यू रियो वहां पर मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, जो पहले भी नागालैंड में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेघालय में आप देखिए, मेघालय में बीजेपी ने अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति न होने के बावजूद अकेले लड़ाई लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे पता था कि जरूरत पड़ी तो वो एनपीपी और यूडीपी के साथ जा सकती है। अगर साथ में चुनाव लड़ते तो दिक्कतें हो सकती थी, वोट कट सकता था या फिर दिक्कतें पैदा हो सकती थी, लेकिन एनपीपी को अलग चुनाव लड़ने दिया गया, बीजेपी कम सीटों पर वहां चुनाव लड़ी और यूडीपी को भी अलग लड़ने दिया गया। और अब स्थिति यह है कि ये तीनों पार्टियां अगर साथ आ जाएं तो बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाएंगी। और त्रिपुरा में जैसा हम आपको बता रहे थे कि बीते काफी वक्त से आरएसएस ने भी वहां पर मेहनत की है जमीन तैयार करने के लिए, और जो मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है बिप्लब देब,
वो बिप्लब देव कौन है ये कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अमित शाह ने, जो कि पार्टी में किसी भूमिका में नहीं थे बिप्लब देव, उन्हें उठाया और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि आप त्रिपुरा जाइए और वहां काम कीजिए। और वो बिप्लब देव की भी भूमिका है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन बिप्लब देव ने भी जो स्ट्रैटेजी थी उसको इंप्लीमेंट किया वहां पर, और नतीजा यह है कि वहां पर बीजेपी सत्ता में काबिज हो रही है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, बिप्लब देव ही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं त्रिपुरा के। बीजेपी की जो पहली सरकार वहां पर बनेगी त्रिपुरा में, उसके मुख्यमंत्री होंगे बिप्लब देव। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिप्लब देव है। आज के पहले बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत कम लोगों ने इनका चेहरा देखा होगा, लेकिन ये वही बिप्लब देव है जिनको अमित शाह ने, कहां थे ये नहीं पता, लेकिन उठाया और फिर जिम्मेदारी दे दी त्रिपुरा की। और त्रिपुरा के लिहाज से इसको इस तरीके से भी देखिए कि वहां तृणमूल कांग्रेस भी थी, लेकिन वहां तृणमूल कांग्रेस से कुछ लोग, कुछ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उसका फायदा भी त्रिपुरा में बीजेपी को मिला है। कांग्रेस, त्रिपुरा 1972 में राज्य बना था, उसके बाद से 2 बार वहां पर अलग सरकारें बनी हैं और दोनों बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार देखिए कांग्रेस का खाता नहीं खुला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच पर पहुंचते हुए उसके पहले कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए, एक बहुत छोटा बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए पार्टी के तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज भी वहां मौजूद। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की गांव गरीब किसान की योजनाएं जो नीचे तक प्रभावित है, उसका नतीजा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण, और आज इस विजय उत्सव के अंदर बड़े हृदय से खुशी का इजहार करने के लिए आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों, दो दृष्टि से हमारा आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, बहुत ऐतिहासिक है। नए कार्यालय में पहला विजय उत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और दूसरा मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय का दिग्विजय रथ चला है, वो रथ घूमता नॉर्थ ईस्ट को भी जीतकर कर्नाटक की ओर जा रहा है। मित्रों, ये पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं इसलिए कहता हूं कि आज जिस विजय के लिए हम लोग खुशियों के आंसू आंख में भरकर बैठे हैं, कुछ ही महीने पहले हमारे त्रिपुरा के अंदर 9 कार्यकर्ताओं की 1 साल के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बताया है, पूरे विश्व को बताया है कि कोई कितने भी जुल्म कर दे, हम अपने लोकतांत्रिक तरीकों को नहीं बदलेंगे। और नॉर्थ ईस्ट की जनता ने भी बताया है कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, वो नॉर्थ ईस्ट ने स्वीकारा है। मित्रों, ये जो विजय है, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की विजय है। उत्तर पूर्व के विकास के लिए जिस कमिटमेंट के साथ मोदी जी ने काम किया है, उसको
आज मोहर लगाने का काम नॉर्थ ईस्ट की जनता ने किया है। बैठक चाहे संगठन की हो, बैठक चाहे पार्टी की हो, बैठक चाहे सरकार की हो, मोदी जी का सदैव आग्रह रहता था, सार्वजनिक सभाओं में भी रहता था कि पूर्वी छोर का और नॉर्थ ईस्ट का विकास करना देश के लिए बहुत जरूरी है। और जब से सरकार बनी उसके दूसरे दिन से हर 15 दिन में एक मंत्री को वहां भेजना और स्वयं प्रधानमंत्री भी हर राज्य में 2-2 बार 3-3 बार जाकर नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दिए हैं। तो जो विजय है, हमारे विरोधी अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है, क्योंकि इस बार वीवीपैट की भी रचना इलेक्शन कमीशन ने कर दी थी। हमारे विरोधी कुछ भी बहाना करे, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की विजय है, प्रधानमंत्री की नीतियों की विजय है। मित्रों, ये विजय के कई मायने हैं। गत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरे त्रिपुरा के अंदर 1.6% वोट मिला था, एक भी सीट नहीं मिली थी और 0 से लेकर 43 तक का 2/3 तक का बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने पाटा है। नागालैंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीत चुकी है, 2 में बढ़त बनाए हुए है, 12 सीट कमल के सिंबल पर हम जीते हैं। और तीनों राज्यों के अंदर नॉर्थ ईस्ट की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट देकर कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट से निकाल बाहर करने का एक इशारा किया है। दो राज्यों के अंदर केरल, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 2 राज्यों के अंदर कांग्रेस को 0 सीट मिली है, खाता नहीं खुल पाया। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये चुनाव के परिणाम कर्नाटक तो जिताएंगे ही जिताएंगे, इसके बाद केरल, ओडिशा, बंगाल और 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का विजय का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और मैं नरेंद्र भाई को देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से कहना चाहता हूं, आप जिस रास्ते पर चले हैं, भाई साहब, आपके साथ देश के 11 करोड़ कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, आपके नेतृत्व के अंदर 2019 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ आपके नेतृत्व में मैंडेट मिलने वाला है। मित्रों, मैं आज इस मौके पर केरल, कर्नाटक, बंगाल और त्रिपुरा में जो हिंसा की राजनीति चालू की है और उसके भुक्तभोगी हमारी विचारधारा के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता बने हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से आंखों में नमी के साथ याद कर ये विजय को उनको समर्पित करना चाहता हूं। और विचारधारा की लड़ाई के लिए जो कार्यकर्ता मैदान में है, उनके लिए संदेश है कि हम हमारे नेता के रास्ते पर चलते रहे। देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मित्रों, ये हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। कर्नाटक भी जीतना है, केरल को विशेष जीतना है, ओडिशा और बंगाल में भी भाजपा का झंडा बुलंद करना है। और 2019 में अभी से बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पवान हो। यही बात के साथ मेरी बात पूरी करता हूं और आप सभी की ओर से हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करता हूं। आइए
और देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के शिल्पी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और उत्साह और उमंग से भरे हुए कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को हम 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए उसके बाद बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त अजान शुरू हुई पास के मस्जिद में और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस अजान के खत्म होने तक रुकेंगे।
भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है। राजनीतिक विचारधारा के कारण हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। भय और भ्रम, इन दो शस्त्रों को लेकर के विशेष करके माओवादी विचार, लेफ्टिस्ट पार्टियां, उन्होंने जो जुल्म किया है, ये लोकतंत्र की ताकत है। गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ मतदाता ने भी इस चोट का जवाब वोट से दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं को खोने की पीड़ा जितनी हम लोगों को थी, उतनी ही पीड़ा त्रिपुरा के हर नागरिक को थी। और इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए आदर से उनका स्मरण करता हूं कि उन्होंने कहा कि इस विजय को मैं आंख में नमी के साथ उन शहीदों को समर्पित करता हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस विजय के अभूतपूर्व घटना और माहौल के बीच हम 2 मिनट के लिए खड़े होकर के उन शहीदों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति शांति। साथियों, लोकतंत्र में जय और पराजय बहुत स्वाभाविक होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन राजनीतिक दलों को विजय को पचाना जितना जरूरी होता है, उतना ही पराजय के प्रति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना भी बहुत आवश्यक होता है। अगर रगों में लोकतंत्र है तो पराजय को भी खेल दिली के साथ स्वीकार किया जा सकता है।
2014 से मैं लगातार देख रहा हूं जो लोग लोकतंत्र की बार बार दुहाई देते रहे हैं, वे पराजय को खेल दिली के साथ स्वीकार करने का संस्कार खो चुके हैं। मैं आज भी जो लेफ्टिस्ट का बयान देखा, चौंकाने वाला है। और मुझे विश्वास है कि देश के बुद्धिजीवी वर्ग इस अहंकार को, इस अलोकतांत्रिक मानसिकता को भली भांति देश के सामने प्रस्तुत करेगा। मैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों को, जो इस चुनाव में मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि अपप्रचार के बीच दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामान्य मानवी के दिलों तक पहुंच चुकी है। और ऐसी स्थिति में रहने वाले लोग दूर सुदूर, उनके लिए कभी कभी पुराना छोड़ना, नया स्वीकारना बहुत मुश्किल काम होता है। शहर के अंदर भी कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने कितनी पीड़ाएं झेली होगी, कितनी बुराइयों को आंखों के सामने देखा होगा, कितनी मुसीबतों से गुजारा किया होगा कि आज उनका गुस्सा लोकतांत्रिक तरीके से मतपेटी में प्रकट हो गया। हिंदुस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों को एक बात को समझना होगा कि नो वन से वन की यात्रा, नो वन NOONE, वन WON, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा। और आप जानते हैं, सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है, और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। कल देश अनेक रंगों से रंगा हुआ था होली में, लेकिन आज सारे रंग केसरिया रंग में रंग गए। जिस बात का मैं उल्लेख करूंगा, हो सकता है इस चुनाव विजय को जो लोग नीचा आंकना के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं या जल्दी से कोई मुद्दा नया ढूंढ रहे हैं ताकि इससे निकल करके कहीं और चले जाए, वो एक बड़ी जमात है। हो सकता है मैं जो बात कहूंगा उनको काम आ जाए। जो बात मैं कह रहा हूं वो मैंने सुनी है, मेरा न उसमें ज्ञान है न मेरी उसमें कोई आस्था है, लेकिन मैंने सुना है, कहते हैं कि जो वास्तुशास्त्र वाले लोग होते हैं, जो इमारत बनाते हैं, वो एक मान्यता रखते हैं वास्तुशास्त्र वाले। अब मैंने तो घर बनाया नहीं तो मुझे मालूम नहीं क्या होता है। तो
वो कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से इमारत की रचना जो होती है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसलिए सारा फोकस वास्तुशास्त्री नॉर्थ ईस्ट को केंद्र में रखते हुए मकान की रचना का करते हैं। मतलब कि एक बार नॉर्थ ईस्ट ठीक हो गया तो पूरी इमारत ठीक हो जाती है। भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे देश का नॉर्थ ईस्ट आज विकास की इस यात्रा का शायद देश में नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। देश के राजनीतिक विश्लेषकों को देखना होगा कि संगठन की शक्ति के आधार पर जनसंपर्क के माध्यम से लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है कि वो मतदाताओं को अपनी बात बताएं, समझाएं, उनको स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें। एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से भांति भांति राजनीति चली, जातिवाद की राजनीति चली, बम बंदूक की राजनीति चली, मेरे तेरे वाली राजनीति चली। उसने उस मूलभूत आत्मा को धीरे 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 क्षीण कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के चुनावों ने और लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा ने ये सिद्ध किया और मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों से चाहूंगा कि एक बार इस विषय पर गहराई से चिंतन हो कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को लेकर के, उनके विश्वास को लेकर के जन सामान्य तक लगातार पहुंच करके सही बात बता करके उनके दिलों को भी जीता जा सकता है और चुनाव भी जीता जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की शक्ति के द्वारा राजनीतिक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, ये अमित भाई के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की टीम ने सीमित संसाधनों के बीच भी ये करके दिखाया है। एक भ्रम फैला है कि बहुत बड़ा नाम हो, टीवी पे चमकता हो, चेहरा शानदार हो, भाषण बड़े बढ़िया हो, तभी राजनीतिक नेतृत्व होता है। इन तीनों राज्यों के किसी नेता को अभी भी मीडिया को पता नहीं है सच्चा नेता कौन है। यानी संगठन की ताकत देखिए कि कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई बड़ा हीरोइज्म नहीं, एक सामान्य मैं आपका एक सामान्य मैं आपका हूं। वहां पर हमारे लीडरशिप ने और मैं क्रेडिट में उस स्थानीय कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक बल देता हूं, तवज्जो देता हूं। अब टीवी वाले और अखबार वाले और पॉलिटिकल पंडित ढूंढे निकलेंगे यार आखिर था। शायद मुझे पूरा मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन शायद हिंदुस्तान की विधानसभाओं का अगर एवरेज एज देखा जाए तो त्रिपुरा की बीजेपी की इलेक्टेड टीम शायद सबसे छोटी आयु की इलेक्टेड टीम है। हाँ, हमारे कुछ उम्मीदवार तो ऐसे थे कि डर लग रहा था कहीं 25 की आयु पहुंचे न हो और कहीं हमारा नामांकन रद्द न हो जाए, तो नामांकन भरने से पहले उनका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना पड़ा, क्योंकि दिखने में इतने छोटे कार्यकर्ता थे, ऐसा लग रहा था अभी कॉलेज में एडमिट हुआ होगा।
लेकिन ऐसी ऐसी हमारी बाल सेना कहे, राजनीतिक जीवन की बाल सेना, उसने ये कमाल करके दिखाया है। ये देश के पॉलिटिकल पंडितों का ध्यान, मुझे आज टीवी देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं कागज पे देख रहा था क्या क्या हुआ है। ये चीजें किसी के ध्यान में नहीं आई है कि इतनी छोटी आयु के नौजवानों ने भी विश्वास प्राप्त कर लिया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार ने किस प्रकार से काम किया होगा। आपको मालूम होगा, जब लोग हम 2014 में दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का मुझे आप लोगों ने अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया, उन्हीं दिनों में दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ अत्याचार हुए थे, आपको याद होगा। और उस समय राजनाथ सिंह जी ने मुखर होकर के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के साथ लगातार मीटिंगें की थी। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सरप्राइज था कि अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के किसी लड़के के साथ कुछ अन्याय हो तो उसके लिए इतनी संवेदनशील है। सबसे पहला मैसेज 2014 में चला गया। बाद में होम मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को पुलिस के अंदर भर्ती करने का कोटा तय किया जाएगा और उसको लागू किया गया। अब जो पॉलिटिकल पंडित विश्लेषण करते होंगे ना, इनकी डायरी में चीजें होगी नहीं कि कैसे कैसे, क्योंकि देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमेशा लगा कि दिल्ली हमसे बहुत दूर है और हमने स्थिति ये पैदा की कि दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी कर दी थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने डोनर मंत्रालय बनाया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिन्होंने हर डिपार्टमेंट को 10% अमाउंट डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए डेडिकेटेड रखने का निर्णय किया था। लेकिन बाद में वो ऐसा ही ऐसा ठहरा रह गया था। हमने आकर के उस बात को आगे बढ़ाया और उसमें कुछ चीजें और जोड़ दी। आज डोनर मंत्रालय हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के पास, कोई राज्य की हो केंद्र की हो, कोई मंत्रालय मोबाइल नहीं है। हमारा डोनर मंत्रालय मोबाइल है जो महीने में एक बार पूरा डोनर मंत्रालय का सेक्रेटरीट नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जाता है, वहां मुकाम करता है और नॉर्थ ईस्ट के सवालों का समाधान वहां जाकर के करता है। और महीने में एक राज्य में जाना ये लगातार चल रहा है। इन पॉलिटिकल पंडितों को यह भी पता नहीं होगा, क्योंकि ये कोई टीवी इंटरव्यू नहीं करते हैं, ये बयानबाजी नहीं करते, काम करते हैं। यही लोग, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, देश आजाद होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के बाहर के जितने मंत्री नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे, पूरे 70 साल में हमने 4 साल में उतने मंत्री 4 साल में नॉर्थ ईस्ट में भेजे हैं। हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी जिले में एक दिन रात के साथ बिताता है, 24 घंटे बिताता है। उनके भाव को हमने समझा। जो एलिएशन का भाव था, उनको लग रहा था भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा 4 साल तक लगातार और चुपचाप करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान ली कि इस काम को करना है। अनेक कार्यकर्ताओं ने, और वहां त्रिपुरा में तो हाल यह था कि कहीं काम करना मतलब आपको घर से निकलने के बाद मां बाप को कह करके जाना पड़ता था कि पता नहीं शाम को लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। इस हाल में काम किया है। और इसलिए मैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, केरल हो या त्रिपुरा हो या पश्चिम बंगाल हो, और कुछ राज्यों में भी इन दिनों में, ओडिशा में भी ऐसी खबरें आने लगी है। जिस प्रकार से राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में पिछले 6 महीने में हमारे 2 डजन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का उदय लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का उनका सामर्थ्य नहीं है, वो हिंसा का मार्ग अपना करके
हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे देश के कार्यकर्ता विश्वास रखिए, ये त्रिपुरा की मिसाल है हमारे सामने। हमारे कार्यकर्ता का रक्त का एक बिंदु भी कभी बेकार नहीं जाता है। और इसके बावजूद भी हम चुप रहे। और कभी कभी अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो आता है वेंडेटा, वेंडेटा, वेंडेटा। अरे वेंडेटा नहीं है, मैंडेटा है। ये जनता जनार्दन का मैंडेट है कि देश की भलाई के लिए कदम उठाना, और हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, और मैं जब संगठन का काम देखता था तो इस क्षेत्र में मुझे दौरा करने का काफी अवसर मिलता था। 8-8, 10-10 घंटे दौरा कर करके पहुंचते थे, और पहुंचने के बाद भी हाथ में जो थैला है किस घर में रखेंगे जगह नहीं मिलती थी। हमारी वो ताकत नहीं थी। पार्टी के लिए काम करने वाले लोग भी नहीं थे। कभी अता पता लेकर के कोई परिचित के पास चला जाना पड़ता था और वहीं जाकर के बिल्कुल शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर कोने में वटवृक्ष बनकर के उभरी है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से उभरी है। पूर्ण परिवर्तन के लिए, संपूर्ण रूप से किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए एक शब्द प्रयोग बड़ा पॉपुलर होता है, 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री यानी परफेक्ट आपका अप्रोच है, उस प्रकार से माना जाता है। और परिणाम लाने के लिए हर प्रकार से आप हर कोने में हर बारीकी से चीजें देखते हैं। ये 360 का अपना महत्व है। आज त्रिपुरा के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, कर्नाटक के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, पश्चिम बंगाल के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, केरल के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में राजनीतिक कारणों से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ऐसे सभी शहीदों का स्मरण करते हुए क्या हम संकल्प कर सकते हैं 360 डिग्री की ओर पहुंचने का? मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी तय करेंगे, उचित समय पर किस प्रकार से आगे बढ़ना उसका फैसला करेंगे। लेकिन हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के लिए जो भी काम तय होगा, पार्टी हमें जो काम देगी, हम सब मिलकर के जी जान से जुट करके आने वाले दिनों में इच्छित परिणाम लाके रहेंगे। भ्रम और भय फैलाने वाले, झूठ फैलाने वालों को सबसे अच्छा जवाब लोकतंत्र में मतदाता ही देता है, और लोकतंत्र ने सारे झूठ को जवाब दे दिया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है क्योंकि अमित भाई को मैंने विद्यार्थी जीवन से देखा है, और आज जब उनके नेतृत्व में सफलता के बाद सफलता आती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना गर्व होता है, कितना आनंद होता है। और भारतीय जनता पार्टी, ये कितनी खुशी की बात है कि इस देश में एक दल ऐसा है कि जिसका अध्यक्ष एक के बाद एक विजय को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। और देश में ऐसे भी दल हैं कि जहां लोग पद में तो ऊपर चढ़ते जाते हैं, लेकिन कद में छोटे होते जाते हैं।
कांग्रेस पार्टी का कद इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। मैं अभी पुडुचेरी गया था। पुडुचेरी में मैंने एक भाषण किया था। मैं भाषण किया था तो मैंने कहा था, वहां पुडुचेरी में मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैंने उनको पब्लिकली बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था मेरे साथ थे, फिर मैं बीजेपी के कार्यक्रम में गए, वो एयरपोर्ट पर चले गए, तो मैंने सार्वजनिक रूप से उनको बधाई दी। मैंने कहा, नारायण स्वामी जी, आप सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं कांग्रेस में। आपका जैसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने कहा कि जून महीने के बाद कांग्रेस के लिए एक स्पेसिमेन ऐसी कांग्रेस थी, या कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री होते थे। किसी जमाने में हम भी राज करते थे, आखिरकार वो स्पेसिमेन ही बचाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा, पूरी कांग्रेस के लिए आप ऐसे स्पेसिमेन बन जाएंगे कि आपको पूरी कांग्रेस कंधे में लेकर के नाचेगी। देखो, हमारे पास एक मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है। मैंने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में समाप्त हो जाओगे, आप कर्नाटक में भी समाप्त हो जाओगे, और पंजाब तो न ये उनको अपना मानते, न वो इनको अपना मानते। वो स्वतंत्र फौजी है। कांग्रेस पार्टी का कद इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ है जी। लेकिन सब राजनीतिक दलों को सतर्क रहना होगा, भारतीय जनता पार्टी को विशेष सतर्क रहना होगा कि कांग्रेस कल्चर कहीं इधर उधर घुस न जाए। मैं इस चुनाव में विशेष करके हमारे सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से नॉर्थ ईस्ट में चुनाव में हिंसा की वारदात की घटनाएं इतनी तीव्र रहा करी है भूतकाल में, लेकिन इस चुनाव में, चुनाव के दरमियान हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई, चुनाव के दरमियान एक हुई, बाकी तो सब पहले हुई। 500 से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, और कभी कभी तो बड़ा जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई लड़नी पड़े, उस प्रकार के हमले हुए। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव संपन्न कराने में, शांति बरकरार रखने में हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत उत्तम भूमिका निभाई। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं भारत के इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये इस इलाके में संकट रहता है, लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सुरक्षा बलों से उचित काम लेने, क्योंकि सुरक्षा बल चुनाव घोषित होने के बाद सरकार के हाथ में नहीं होते हैं, वो पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी किया, इसके लिए सुरक्षा बल विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन अभिनंदन का अधिकारी है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय दिलाने वाले मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वहां के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। और मैंने चुनाव सभाओं में कहा था, और हम वो इंसान हैं जो चीजों को पूरा करने में लगे रहते हैं। हमने कहा था, क्योंकि वहीं नजर आता था, जब भ्रमण करता था तो पता चल रहा था कि किस प्रकार के वाइब्रेशन है। और तब मैंने कहा था कि आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उसे ब्याज समेत लौटाएंगे। और मैंने कहा था, जब मैं ब्याज समेत कहता हूं तो विकास करके हम ब्याज समेत लौटाएंगे। मैं आज फिर वहां के नागरिकों को विश्वास दे रहा हूं यहां से कि हम विकास को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे कि आपके प्यार को ब्याज समेत विकास के द्वारा हम लौटाएंगे, और तभी हम चैन से बैठेंगे। इसी एक विश्वास के साथ
सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। देश भर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बीजेपी की उत्तर पूर्व में ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कई अहम बातें कही, उन्होंने कई अहम चीजें गिनाई कि कैसे पिछले 4 साल में बीजेपी वहां काम करती रही, कैसे पूर्वोत्तर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम करती रही, जिसका नतीजा यह है कि त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बना पा रही है, नागालैंड में सरकार बना पा रही है और मेघालय में भी सरकार बनाने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनमें लोग बड़े पद पर तो जाते हैं, लेकिन पार्टी का कद जो है वो छोटा होता चला जाता है। पद में ऊपर होते जाते हैं लेकिन कद में छोटे होते जाते हैं। ये उनका निशाना राहुल गांधी पर था, जो उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बन गए, लेकिन पार्टी जो है वो लगातार हार पे हार झेल रही है। त्रिपुरा में खाता नहीं खुला, नागालैंड में कांग्रेस का खाता नहीं खुला और मेघालय में जहां वो सत्ता में काबिज थी, अब सत्ता से दूर होती दिख रही है। और ऐसे में राहुल गांधी छुट्टी पर हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब 3 राज्यों के नतीजे आने थे, राहुल गांधी छुट्टी पर क्यों चले गए। लोकतंत्र में जय और पराजय बहुत स्वाभाविक होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन राजनीतिक दलों को विजय को पचाना जितना जरूरी होता है, उतना ही पराजय के प्रति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना भी बहुत आवश्यक होता है। अगर रगों में लोकतंत्र है तो पराजय को भी खेल दिली के साथ स्वीकार किया जा सकता है। 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं, जो लोग लोकतंत्र की बार बार दुहाई देते रहे हैं, वे पराजय को खेल दिली के साथ स्वीकार करने का संस्कार खो चुके हैं। नागरिकों को जो इस चुनाव में मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि अपप्रचार के बीच दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामान्य मानवी के दिलों तक पहुंच चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन के दौरान एक बहुत अहम पल भी आया। जब उन्होंने संबोधन शुरू किया तो बगल की मस्जिद में अजान शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री उस अजान को सुनते ही चुप हो गए। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए मौन रखना चाहिए और कार्यकर्ता भी मौन रहे।